कभी जीवन में मोहित तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जहाज पे लगा कि भाई यार जहाज से कूद जाऊं, सुसाइड कमिट कर लूं, यार फंस गया, यार नहीं हो पाएगा? लगा है। जब मैं साइन ऑफ करके आया घर, मैं तो बिल्कुल लगभग 6-7 महीने करके जब उतरा था तो मैं बिल्कुल थक गया था। आई बस विलिंग कि मैं कुछ और कर लूँ। आपकी अपनी प्रायोरिटी आपको सबसे ऊपर रखनी होगी। अब आप ये देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर फैमिली के साथ इशू है तो फैमिली को सबसे पहली प्रायोरिटी दो। अगर पैसे का इशू है तो पैसे को प्रायोरिटी दो। खर्चे बढ़ाना आसान है, खर्चे कम करना मुश्किल है। सेकंड इंजीनियर का हाथ जो है वो स्कैवेंज इंस्पेक्शन के टाइम पे पिस्टन उसने रोका ही नहीं। वो सेकंड इंजीनियर का हाथ जो है जाते जाते बचा, सेकंड इंजीनियर ने खींच लिया लास्ट मोमेंट पर। दौड़ता हुआ सेकंड इंजीनियर ऊपर आया, सर आई विल किल हिम। तो मैं बोला भाई रुक जाओ। बहुत बार जहाज पे कहा जाता है कि समुद्र का पैसा समुद्र में ही चला जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हम लोग बहुत गलीबल होते हैं, जल्दी लोगों की बातें मान रहते हैं, पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि भाई परिवार को छोड़ो, पहले पैसे को देखें। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। झारखंड से मेरे साथ चीफ एयर मोहित माधव सर हैं, मेरे ही कॉलेज के जूनियर, जिन्हें मैं पकड़ के लाया कन्विंस करके कि आप प्लीज़ मेरे साथ MEO क्लास 2 का पैकेज बनाइए एंड वी विल सी कि क्या हम बच्चों के लिए बढ़िया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सर 10 दिन के लिए यहाँ पर है। मैंने बोला भाई पॉडकास्ट भी करना पड़ेगा, तो बड़ी खींचातानी हुई एंड फाइनली मोहित सर एग्रीड। थैंक यू सर फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी। तो मोहित जी, थैंक यू। इस पॉडकास्ट का मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस पॉडकास्ट के अंदर हम थोड़ा हैरेसमेंट बुलिंग की बात करेंगे। देखते हैं जो अभी सेलिंग चीफ इंजीनियर है उन्होंने कितना हैरेसमेंट या बुलिंग सहा है, कब सहा है, उन्होंने कितना किया है, और सी फेयरर्स के आज की डेट में दुख क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 4 साल हो गए अभी जहाज पे गए हुए। सो बहुत सारे दुख सुनता हूँ। देखते हैं सर क्या दुख बताते हैं और उस पर मेरा क्या ओपिनियन है। सॉरी गाइज, मैं अपने ओपिनियन देने पीछे नहीं हटता हूँ, इस बार फिर दे देंगे। तो मोहित जी, सीधा पहले शॉर्ट में करते हैं, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। झारखंड से आप मर्चेंट नेवी में कैसे है, थोड़ा वो बताइए और फिर सीधा आगे बढ़ेंगे। मर्चेंट नेवी में सर ऐसा है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी इसका कोई प्रचार नहीं है, कोई जानता नहीं है कि जहाज़ पर भी जाने का कोई जॉब वगैरह भी होता है। तो और तब उस ज़माने में 2009 में जब हम लोग तैयारी की तो उसी तरह से हम लोग भी IIT की तैयारी के लिए कोटा में रहकर तैयारी करते थे। उसके बाद साथ में एक फॉर्म ही डालना था बस कि TS चाणक्य का नाम बहुत सुना था तो फॉर्म डाल दिए। बट ये नहीं सोचा था कि कभी जहाज़ पर जाकर के नौकरी भी करना होगा। मतलब हमने कभी ये तय ही नहीं किया कि हमारी जो है आजीविका या जीवन इसी से जहाज़ वगैरह पर जाना होगा। मतलब हमारा पढ़ने लिखने का ज़्यादातर वो पर्पस रहा शुरू से कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई वाले काम में ही करिए, मतलब ज़्यादा करके UPSC हमारे तरफ जैसा कल्चर है, क्रेज़ है, UPSC कर लीजिए या फिर कोई प्रोफेसर बन जाइए या पढ़ाई में आगे कुछ अच्छा कर लीजिए। इस तरह के जॉब में हमारा शुरू से ओरिएंटेशन रहा। तो पढ़ने में शुरू से इंटरेस्ट रहा था। और जब उसके बाद ये हुआ कि बहुत क्या होता है, ऐसे बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे नहीं, तो कोटा के 2 साल के लाइफ के बाद अब पॉसिबल नहीं था कि फिर से जाकर के तैयारी करी जाए। तो जब IIT में एक्सटेंडेड लिस्ट हुआ था उस बार जब मैंने लिया था, तो एक्सटेंडेड लिस्ट में आ गया था और मेन लिस्ट में नहीं आया। EEE में तैयारी क्योंकि उस तरह की नहीं हुई जो IIT वाली थी, तो EEE में उतनी अच्छी रैंक नहीं आई। तो उस समय पे जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो कुछ भी करके थक हार के 1 साल और तैयारी करना पड़ेगा, तो घर पे रह के करना पड़ेगा। अब घर पे क्या हो गया, रिसोर्सेज उस तरह से नहीं मिलने लगे। अब आदत हो गई थी कोटा की लाइफ की, जो कि जाओ क्लास करो, PPT, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो फिर घर पे लगने लगा कि आई एम मिसिंग समथिंग, मैं शायद इससे भी ख़राब हो जाएगा मेरा रैंक अगले साल, मे बी इट कैन हैपन। तो उसी टाइम पे अब कह सकते हैं कि ईश्वर का बुलावा था, एक लेटर आ गया। अब स्पीड पोस्ट उस समय लेट आता था, तो इन्होंने लेटर 1 महीना पहले पोस्ट किया था। TS चाणक्य का लेटर आया तो 4 दिन या 5 दिन का समय बचा था काउंसलिंग कराने के लिए। मैं बोला ये लास्ट होप है शायद, चलो यही बुलावा है ईश्वर का। तो चले गए बम्बई, काउंसलिंग करा ली। उस समय तक पता भी नहीं था कि शायद जहाज़ पर ये नौकरी होती है या कैसी नौकरी होती है, और उस समय इतना सोर्स भी नहीं था सर जानकारी का। तो उस तरह से फिर इस तरह से मर्चेंट नेवी में आना हो गया। तो मरीन इंजीनियरिंग काहे चुने? हमें तो मैं भी जब गया था तो मैं TS चाणक्य चुनने गया था डेक ऑफिसर बनने के लिए। सही सवाल है सर आपका। हाँ, और मुझे चाणक्य इवन मिल भी गया था। मैं तो फाइट करके और मतलब एडमिन से जो वहाँ पर बैठे थे लोग कि मुझे इंजीनियरिंग में दो पहले, क्योंकि पता था जब जा रहे थे कि इंजीनियरिंग है वहाँ पे। हाँ, पता था? नहीं, उस समय तक पता था कि कॉलेज है एक। DMIT के बारे में नहीं पता था कि DMIT। लेकिन ये तो पता था कि फील्ड इंजीनियरिंग भी है इसमें, ये पता था? हाँ, वो प्रोस्पेक्टस में देखा था। हमने तो वो भी नहीं देखा था। प्रोस्पेक्टस में गए थे TS चाणक्य, कूल टाइप वही ले लेंगे। डेक ऑफिस पापा भी बोल रहे थे बेटा मेरा कप्तान बनेगा, और वहाँ जाकर बेचारे इंजीनियर ही बनते हैं।
और मेरे पापा आज तक नहीं मानते, बोले टीएस चाणक्य तो मिला ही नहीं होगा तुझे। राइट, हाँ राइट, बताइए। राइट। तो सर ऐसा था कि प्रोस्पेक्टस तो मैं अच्छे से पढ़ के गया था। Very good. मेरा एक ओरिएंटेशन शायद तब भी क्लियर होगा, आप बहुत सारे वीडियोस में ये बात बोलते हैं कि जो है इंजीनियरिंग करोगे तो बाद में अच्छे तरह से प्लेस हो पाओगे। जैसे कि क्या होता है कि लोग ज़्यादातर आजकल जो होता है डीएनएस चुनते हैं, बीएससी चुनते, शॉर्टकट है, आसान रास्ता है। और इंजीनियरिंग में टफ है, 4 साल, मुश्किल है, 3 हाँ, साल है, टफ है, बीटेक 4 साल है, और पढ़ना भी टफ है, और जहाज पर लाइफ भी टफ है इंजीनियर्स की। बट उस समय भी शायद मेरा ये क्लियर था कि नहीं भाई, 2 साल मैंने जब इंजीनियरिंग की तैयारी की है तो मुझे करना इंजीनियरिंग चाहिए। एक तो पहला चीज़ ये। दूसरा, मुझे कहीं से पता चला था कि जो कॉलेज है MERI कोलकाता, उसमें लोन बहुत आसानी से मिलता है, मतलब कोई गारंटर का ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में कोई गारंटर हो पाने की स्थिति में नहीं था कि जो जॉब नहीं था घर पे, और वो है कि आप लैंड भी नहीं था, तो वो बैंक जो गारंटी मांगती है वो गारंटर नहीं दे सकता कोई। तो ऐसी स्थिति हो गई कि जहाँ पे कहीं से पता चला, एक सीनियर किसी सोर्स से पता चला कि आराम से बैठा के लोन देता है ये MERI कोलकाता। और मैंने वहाँ टीएस चाणक्य में पूछा जाकर के, एक सीनियर टीएस चाणक्य, तो सर आपने कैसे लोन लिया? बोला यार लोन ऐसे थोड़ी मिलता आसानी से, वहाँ तो फिर फादर को जॉब का वो देना पड़ा। मैं बोला भाई ये तो मुश्किल है। और बीएससी तो फिर भी बीएससी है, और बीटेक तो बीटेक है। ये मैंने मतलब मेरा थोड़ा सा ये विजन क्लियर था, इसलिए मेरे को वो बैठा के बता रहे थे कि टीएस चाणक्य बहुत अच्छा कॉलेज है, तुम टीएस चाणक्य क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा 6x6 विजन भी आया है मेडिकल टेस्ट। मैं बोला सर देखिए, मैंने अपना फॉर्म आप देखिए निकाल करके, इसमें लिखा हुआ है ना पहले कि DMET मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आप मेरे को इफ़ आई एम एलिजिबल व्हाई आर यू नॉट पुटिंग इनटू दैट। फिर उन्होंने अपना क्रॉस चेक किया, बोले हाँ ठीक है। तो फिर किसी और को सीट जा रही थी, फिर मेरे को लास्ट में वो सीट मिली थी। तो दैट इज़ द स्टोरी, मतलब लड़के लिया है सर DMET। लड़के मिला है। जब कॉलेज पहुंचे जी, अच्छा एक चीज़, एज एन इंजीनियर, चलो सीधा मुद्दे ऐसे आते हैं, जी, जी। जब शिप पे गए, लड़के ली MERI कोलकाता ली, बीटेक करी, क्या क्या रिग्रेट्स हैं एज एन इंजीनियर, और क्या क्या अच्छा लगा एज एन इंजीनियर? नो ऑफेंस टू द डेक साइड और द इंजन साइड, बहुत डिप्लोमेटिकली आंसर देना, बट दिल की बात रखना ज़रूर, क्योंकि कई बार आजकल लोग बुरा मान जाते हैं, हमें ये भी नहीं चाहते बुरा माने, बट आंसर देना प्लीज़। मतलब कॉलेज गए तो वहाँ तो बिल्कुल शिप पर, राइट। हाँ, शिप का ये सवाल आपका बहुत सही है सर, क्योंकि वहाँ पर तो आप पैमाना नहीं तय कर, यू कैन नॉट डिटरमाइन कि क्योंकि यही अच्छा है, यहाँ हो रहा है जो वही अच्छा है। कॉलेज ही अच्छा है, एक अलग कल्चर है, अलग वाइब है, अलग माहौल है। मे भी हम लोग कॉलेज में ज़्यादा नहीं पढ़े हैं हम लोग जितना अपने हॉस्टल में अपने दोस्तों से पढ़े हैं। इंजीनियरिंग हमारी तो हॉस्टल में हुई है, ना कि कॉलेज इस एकेडमिक बिल्डिंग में। अग्रीड राइट। तो जब जहाज़ पर पहुंचे तो शायद ये बात आपकी बहुत सही है सर, कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मुझे ये लगा कि यार वाइट कॉलर जॉब कर लेते। अच्छा कब लगा? जब बहुत ज़्यादा मेहनत करके डीकार करके नहीं 50-55 डिग्री पे निकल रहे तब? जब मेरे को कोई सीनियर बोलता था ना कि मैं आई फील कि आई एम नॉट दैट, कि आई एम हार्ड वर्किंग टाइप, आई कैन नॉट प्रैक्टिकली अप्लाई माई सेल्फ एट ऑल द टाइम्स, कि उनको लगता था कि यार तू अपना दिमाग तो लगा ले फटाक से। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम हार्ड वर्किंग थे, but शायद वो जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड था वो इतना अच्छा नहीं था। हाँ, that keeps on with experience, same, that you get through the experience. अब maybe after a few years into the field, तब वो आ जाता है कि हाँ इससे क्या समझ सकते हैं, या फिर मैं कैसे इसको आगे, कोई सिचुएशन है तो आगे क्या हो सकता है इस सिचुएशन का, है ना, आउटकम। तो उस समय पे उतना आंखें खोल करके शायद नहीं चल पाते थे, तो उस तरह से बहुत सारा फेस करना पड़ा कि तो जब गाली पड़ी लगा यार, जब गाली पड़ी, राइट, तो तब लगा कि अरे उधर वाला सही। बट ऐसा भी तो सकता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, वहीं कोई डेक कैडेट होगा भी सोच रहा होगा यार जब गाली आवे इंजन साइड बढ़िया है। तो कब लगा? चलो गाली पड़ी तब लगा वहीं चले जाते, और नहीं उसके बाद नहीं लगा, बस पांचवें टाइम लगा था बस उसके बाद नहीं लगा कभी? उसके बाद नहीं लगा कि मैं थर्ड सेकंड में कभी नहीं लगा कि यार थर्ड इंजीनियर सेकंड इंजीनियर कभी नहीं लगा? नहीं, आई डोंट थिंक कि उसके बाद मुझे, क्योंकि मैंने एक माइंडसेट का बात होता है सर, उस टाइम तक लगता था कि अब तो स्टार्ट है, अब तक तो मतलब अब शायद कुछ चीज़ बदल भी सकते, क्योंकि एक मेरे साथ जो 4th इंजीनियर थे वो कहते थे अरे भाई अभी भी समय है, तू जाके DNS कर ले, है ना, या MBA कर ले। बट फिर जब हम जब मैं साइन ऑफ करके आया घर, तो फिर ग्राउंड रियलिटी भी एक चीज़ होती है सर। जब पता चला कि अरे कॉलेज का इतना हैवी लोन है, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कॉलेज में, लेकिन जब रीपे करना पड़ता है तो आप ही को करना पड़ता है। तो इतना हैवी लोन है, वो कौन चुकाएगा? आपके बिहाफ पे कोई तो चुकाने वाला नहीं है। तो आपके लिए फिर जरिया क्या है आगे जाने का? मतलब मैं तो बिल्कुल लगभग 6-7 महीने करके जब उतरा था तो मैं बिल्कुल थक गया था। आई वाज विलिंग कि मैं कुछ और कर लूँ, बट मतलब मुझे क्लास 4 करने का फिर उस समय मन नहीं था। फिर दोस्तों ने फिर समझाया, फिर ये जब बैंक गया और चेक किया कि अरे 9 लाख का लोन इंटरेस्ट लेके 10 लाख अभी हो चुका है, जब मैं आई हैव नॉट इवन
मतलब जहाज पर जाने की अभी सोचा भी नहीं, क्लास 4 स्टार्ट कर रहा हूँ या जर्नी पर हूँ। तो दैट डे आई वाज वेरी मच टेंस्ड कि अब कैसे। तो जब क्लास 4 करके 4th ईयर गया तो फिर मुद्दा बहुत क्लियर हो जाता है ना दिमाग में कि अब तो हमको यही अच्छा है, इसी में सर्वाइव करना है, इसी में मेहनत करना है, आगे बढ़ना है कैसे भी करके। तो ये अच्छा लगने लग गया फिर। तो लेसन लर्नड गाइस, आप जितने लोग डेक कैडेट्स हैं जनरली वी गिव अप, बस यार ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन सर के साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं क्यों टिका रहा? क्योंकि बैकअप नहीं था। पापा को आके क्या बोलता कि हम मैंने करनी है चीज़, नहीं कर सकता। इनके पास लोन का प्रेशर था, मेरे ऊपर भी लोन, कर्जे, दुनिया की चीज़। तो टिके रहे तो आगे बढ़ गए। सो जब जब जहाज पे लगे गाली खा रहे हैं, हर कोई खाता है, मोहित जी खाइए, जी जी प्रणीत जी ने भी खाई है। आप परेशान मत होइए, इधर स्पीक फॉर योर सेल्फ, अपनी बात रखने का दम रखिए। इनिशियली कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, नहीं बोल पाओगे चीज़ें, कोई काम नहीं आता है, काम नहीं आता है तो सामने वाला बैंड बजा देगा। लेकिन हर किसी को काम आ जाता है वक्त के साथ। वो जो आपको आज डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनको भी पहले नहीं आता था। तो पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत खराब बोल रहा है आप सुनिए, बात रखने का दम भी रखिए, नहीं रख सकते तो लेटर देने का दम रखिए, नहीं सकते कंपनी को दीजिए, बट गिव अप मत कीजिए, क्विट मत कीजिए। जिसे आप हैरेसमेंट कह रहे हैं, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एज वेल, अनलेस अंटिल योर सीनियर इज वेरी वेरी बैड, बिकॉज ये लाइफ टफ है। आई होप आई एम राइट, सही बोल रहा हूँ? सही, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मतलब अच्छा, जूनियर इंजीनियर में बहुत गालियाँ पड़ी, हैरेसमेंट भी लगी, बुलिंग भी लगी। अब के साथ एक वर्ड सर, और मैं ये अभी कल में SMVD में जो मैंने सेशन लिया, एक बच्चा ने पूछा सर कि आप कौन सा एक ऐसा क्वालिटी बताना चाहते हैं जो हम लोगों के लिए काम आए, ताकि हम अपने करियर में आगे प्रोग्रेशन में हमारे एक काम आए करियर। तो ये मैंने उसको बताया, एक वर्ड है भाई जिसको बोलते हैं परसिवियरेंस। तो दैट वर्ड इज दैट विल टेक यू आगे इन लाइफ, कि परसिवियर करना है मुझे। परसिवरेंस का मतलब है कि ना सिर्फ पेशेंस दिखाना है, मुझे डेडिकेशन दिखाना है, डिटर्मिनेशन दिखाना है, और उससे साथ आगे बढ़ने की वो मेरी चाह होनी चाहिए। लगे रहना, टिके रहना, दैट इज, यही है लगे रहो। मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ अपने जीवन से। अगर मुझे बहुत पहले से कहा गया, और मुझे मेरे अंदर, अगर आप कोई बोलेंगे कि मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये जितने पीछे लोग बैठे मेरे से परेशान है, आई कैन गेट रूड एट टाइम्स, मैं बहुत जल्दी झल्ला देता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए विद एज, और जिस तरह का बिजनेस मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मेरे अंदर कमी है। बट देयर इज वन क्वालिटी दैट आई बिलीव दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद, एंड दैट इज परसिवरेंस इन लाइफ। मतलब अगर आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखेंगे तो मुझे आपको लगेगा देख के, भाई यार ये क्या है, क्या बना है परसिवरेंस। मतलब लोग अगर लाखों सब्सक्राइबर करते हैं तो कई लोग 100 वीडियोस करते हैं, मैं 2700 3000 वीडियोस, और करीबन देखोगे तरीके 10,000 वीडियोस के आसपास बने हैं मेरे, GMW ज़्यादा ही बने होंगे। बस परसिवरेंस, लगे रहो। सो गाइज, देयर इज वन थिंग जीवन में जो इन्होंने बहुत अच्छी बोली, आप लगे रहिए। अगर मोहित सर नहीं लगे रहते और लगता कि चल लोन के चक्कर में लगे रहे, प्रेशर में लगे रहे, तो कुछ बन गए। बस इसमें बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी जीवन में जब लगे कि यार, क्योंकि कई बार सुसाइड लोगों ने कमिट करे हैं, कुछ लगा है, उस स्टेज तक कभी मत जाने दीजिएगा। उससे पहले ही सामने वाले को बिल्कुल बोलता है बस अब नहीं, सामने वाला रुक जाएगा। आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन माय लाइफ एज वेल, बट यू नीड टू गैदर दैट करेज टू स्पीक। बहुत बार लोग बोल नहीं पाते, दब जाते हैं, प्रॉब्लम है। और गिव इट इन राइटिंग, और सेंड अ मेल टू द कंपनी, वी आर देयर टू हेल्प यू, बट डोंट डू समथिंग दैट यू हैव गॉन एंड योर फैमिली इज रिग्रेटिंग। कभी जीवन में मोहित तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जहाज पे लगा कि भाई यार जहाज से कूद जाऊं, या सुसाइड, बी ऑनेस्ट, सुसाइड कमिट कर लूं, यार फंस गया, यार नहीं हो पाएगा? नहीं, पांचों के टाइम पे 1-2 बार लगा है। मेरे को एक बार लगा जीवन में, एक बार। आई वॉज वेरी क्लोज। तुम्हारे साथ क्या? नहीं, मैं इतना बुरा नहीं, मैं बस थॉट आया, लेकिन ठीक थे, 4 साहब लोग अच्छे थे। मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि जब आपने ये चीज़ छेड़ा है तो मैं ये बोलता हूँ, मैं अलग से भी जब ऑनलाइन में क्लासेस भी लेता हूँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की सीफेयरर्स की, और ज़्यादातर मैं जब उनसे बात करता हूँ तो लोगों में ना बॉन्डिंग की थोड़ी सी कमी मुझे नज़र आती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं तो अब बात करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं शायद उनकी ग्रूमिंग वैसे नहीं हो पाती है। सीनियर लोग जैसे बात करते हैं, सीनियर जूनियर सबकी एक साथ होती है क्लास, तो सबको लेकर के आते हैं एक साथ, चलो तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। सीनियर लोग बताते हैं कि भाई फैमिली का इशू रहता है, जहाज़ पर वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है इस लेवल पर। जूनियर लोग बोलते हैं कि सीनियर अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। सीनियर बोलते हैं कि जूनियर्स जो हैं प्रॉपरली ग्रूम्ड नहीं होकर के आते। अब जो है जिस तरह से हम लोगों की, शायद रैगिंग वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, ग्रूमिंग वर्ड यूज़ करना सही होगा, जिस तरह से हमारी ग्रूमिंग होती थी अब बच्चों की उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हो पाती। इस वजह से बच्चे वो दे कैन नॉट टेक इट इन दैट मैनर। आई एम ट्राइंग टू ट्रेन देम बट दे आर नॉट एलिजिबल टू बी ट्रेंड, सो आई एम ऑल्सो लीविंग इट अप टू देम कि दे डोंट वांट टू लर्न।
चीज़ें सीखो भाई जैसे सीखना है तुमको। या फिर बच्चे अपना दरवाज़ा बंद करके आते हैं कि हमने जो एकेडमी में सीखा या कॉलेज में सीखा वही। कुछ चीफ इंजीनियर्स ने ये कहा कि बच्चे इवन दे कम अप टू अस कि सर आप जो बता रहे हैं वो सही नहीं बता रहे, है ना, कि ये प्रोसेस नहीं है, हम ये प्रोसेस पढ़ के आए हैं। तो सोच समझे बेटा, अभी कुछ समय तो रुक जा मेरे से, मैं बताता हूँ तेरे को कि सर क्या सही है, लेकिन थोड़ा तो तू सब्र कर ले। तो वो एक मतलब बात है कि, तो मैं ये कहता हूँ कि आपका शायद सीनियर आपकी बात ना समझे। जैसे आप बोल रहे हैं करेज, तो करेज शायद तुम्हारे पास 1000 रीजन्स हो सकते हैं ना कि करेज नहीं, क्योंकि तुमको फायर कर दिया जाए, सैक कर दिया जाए, चीफ इंजीनियर एक रिपोर्ट डालेगा तो रिपोर्ट खराब हो जाएगी, फिर तो कुछ कंपनी शायद ना ले, है ना। तू एक बार ये डाल दे, लेटर डाल दे, तो क्या होगा कि कंपनी में तेरा नेगेटिव इमेज हो जाएगा, या तो जहाज़ पे माहौल ख़राब करता है, इसको नहीं भेजना अगली बार जहाज़ पर। तो ऐसे में ना अपने ग्रुप पर भरोसा कीजिए, अपने से ज़्यादा अपने ग्रुप पर। आप देखिए, मैं एक बहुत रियल कहानी सुनाता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बड़ा सब बोले कि उतार दो इसको। अपने कॉलेज के सीनियर थे, बोलते कि नहीं ये सकता नहीं है, इज नॉट एलिजिबल। आप किस रैंक पे थे? आप किस रैंक पे? मैं जस्ट एडिशनल 4th, जस्ट फर्स्ट टाइम, बिकॉज मैंने 5वीं में बहुत अच्छा सीखा नहीं था। तो ही वाज सेइंग ये कुछ सीख के नहीं आया, इज नॉट एलिजिबल, ये नहीं सकेगा टैंकर में, 4th इंजीनियर की वॉच नहीं कर पाएगा। सेकेंड इंजीनियर रशियन था, एंड रशियंस आर, मतलब आई शुड नॉट टेक दैट, मे बी आप कह सकते हो वो सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। हाँ, बट आई एम सेइंग कि मे बी दे डोंट टेक इट अप टू दैट। जैसे सेकंड ईयर हो तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना अपने, कि सबको साथ में ले, अपना अपना समझो भाई। तो उसमें क्या होता है कि वो कहते थे कि तुम यार अपना नहीं समझ रहा, सेकंड ईयर तुम देख ही नहीं रहा कैसा है, तो तू क्या कर रहा है फिर यहाँ पर, मैं तेरे पर भरोसा करने बैठा हूँ, तू सलाह करती नहीं रहा ठीक से। तो फिर वहाँ पे उनको लगता था बुरा कि तू यार नाम खराब कर रहा है, ये कर रहा है। तो बोलते थे तुझे उतार दूंगा। तो उतारने का उनका मनसा कभी नहीं था, बट वो था सुनाने का कि तू कर। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि मेरे एक डिफरेंस बस यहाँ पे एक कहानी में ये है कि मेरे कहानी में मेरे साथ जो मोटरमैन लोग थे या जो मेरे साथ सीनियर 3rd इंजीनियर थे, वो लोग हमेशा मेरे सपोर्ट में थे। कभी भी जब मेरे पीठ के पीछे बात होती थी या जैसे मुझे सुनने में मिलता था, तो कभी भी वो ये बात नहीं, सर ये बच्चा है सीख जाएगा, सर ये मेहनत करता है, सर लड़का ठीक है, सर ऐसा सुनने में आता था। मतलब ऐसा लोग बोलते थे, कर लेगा सर। तो मैंने हमेशा कभी भी अपने मोटरमैन को भी रिस्पेक्ट से पेश आया हूँ, फिटर से हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आया हूँ। मतलब हमसे सिखा दो भाई, मेरे को सिखा दो, मेरे को नहीं आता भाई, मैं 4th ईयर मेरे को नहीं आता, तू सिखा दे भाई। तो मेरा मोटरमैन आगे आगे, मेरे चीफ इंजीनियर बोलते थे यार तेरा मोटरमैन तेरे आगे आगे चलता है भाई। मैं बोला सर वो 10 साल से काम कर रहा है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे कहाँ वो ग्लैंड पैकिंग चेंज करने आता है, उसके साथ मैं हाथ में लगा के सीख लेता हूँ मैं भी। तो वो मेरे साथ सीखने के लिए, तो वो बोलते थे तेरा मोटरमैन क्यों आगे आगे चलता है। सर टैंकर में कर रहा है वो 10-20 साल से यही कर रहा है, उसको पता है चीज़ें, पहले मैं वो चीज़ें तो सीख लूँ फिर मैं अपना सीख लेता हूँ। मेरा ये पॉइंट था, उनका सही है, उनके पॉइंट रैंक पर शायद वो ही वॉज मोर कैपेबल देन मी, मे बी एट हीज रैंक ही वॉज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू मी, अपने आप से कंपेयर कर रहे थे। तो बट सिनारियो में ये चेंज है सर कि एक तो मेरे साथ थे वो लोग। अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ कि मैं जब चीफ इंजीनियर गया, ऐसा ही एक 4th इंजीनियर था, तो मेरे पहले वाले जो चीफ इंजीनियर थे उनसे बहुत ट्रस्ट था। 1 महीना वो रहा था, वो उसने चीफ इंजीनियर ने बहुत उसकी लगा के रखी थी, मतलब हार्ड टाइम्स दे के रखा था। लड़का बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मैं गया तो मेरे को अपनी याद आ गई कि ये तो लड़का बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इसको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। सेकेंड इंजीनियर बोला सर आप ही संभाल लो इसको, ये नहीं हो पाता है। लेकिन एक डिफरेंस था उसमें, उसके केस में और मेरे केस में ये डिफरेंस था कि वो ना बाकी लोगों से भी भिड़ जाता था, मतलब क्रू से, फिटर से, है ना, अपने 3rd इंजीनियर से, इससे भी मतलब जवाब लगा देता था, थोड़ा सा भिड़ जाता था वो, थोड़ा सा मतलब मैं हूँ ये थोड़ा सा। और फिर उसको लगने लगा कि मेरे कॉलेज के सीनियर आ गए जहाज पर, तो अब तो और थोड़ा सा, तो इस पर मेरा ही नेगेटिव इमेज बनने लग गया अपने क्रू के बीच में कि सर जो है उसको कभी भी नहीं ये करेंगे, मतलब राइट, ही विल प्रोटेक्ट हिम, बचाएंगे उसको। तो फिर एक टाइम पर ये आने लग गया कि बड़ा साहब नहीं करेंगे इसको। फिर सेकंड इंजीनियर चेंज हुआ, मैं बोला तू रुक जा, थोड़ा दिन मेहनत कर, सेकंड इंजीनियर साइन ऑफ होने वाला है। दूसरा सेकंड इंजीनियर आया, बहुत सीनियर आदमी, श्रीलंका का था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत हेल्प करने वाला, उसको सपोर्ट किया, बहुत दिन उसको सिखा। मैं बोला सेकंड साहब आप इसको अपने अंडर रखो, ट्रेन करो। ही वॉज ओके रेडी, चलो सीखे, उसको साथ में लेके जाते, हर चीज़ में लेके जाते। बट कभी कभी ना वो लॉस्ट रहने लड़का लॉस्ट रहता था, उसका घर में गर्लफ्रेंड इशूज़ था, कुछ था, ही वॉज नॉट विलिंग। तो 2 डिफरेंसेस, एक तो वो लड़का खुद आकर के मेरे को बोला कि सर अब मेरे को उतार दीजिए, दूसरी बात कि उसका क्रू भी हमेशा नेगेटिव इमेज था। तो जब भी कभी टूल बॉक्स मीटिंग होगी या बात होगी, 4 साहब सर ऐसा है, 4 साहब वैसा है, मेरे को भी सुनने मिलता, सेकेंड ईयर को भी सुनने मिलता। सेकेंड ईयर बोलता था सर कि मैं टूल बॉक्स मीटिंग में काम की बात बताने जाता हूँ और मुझे 4 कंप्लेन ही 4 साहब के बारे में सुनने मिलता। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा हो गया कि
सेकंड इंजीनियर का हाथ जो है वो स्कैवेंज इंस्पेक्शन के टाइम पे पिस्टन उसने रोका ही नहीं, वो सेकंड इंजीनियर का हाथ जो है जाते जाते बचा, सेकंड इंजीनियर ने खींच लिया लास्ट मोमेंट पर, राइट। स्कैवेंज पोर्ट में हाथ डाल के ही बस टेकिंग फोटोज और समथिंग, तो चार साहब को दे के रखा था कि तू ऑपरेट करिए, राइट। तो उसने वो रोका ही नहीं, पिस्टन ऊपर जाने, मतलब ये डिड नॉट स्टॉप, वो तो छोड़ेगा तभी तो पिस्टन रुकेगा, तो छोड़ा नहीं, तो उसका हाथ दौड़ता हुआ सेकंड ईयर ऊपर आया, सर आई विल किल हिम। तो मैं बोला भाई रुक जाओ, मामला को शांत किया, एंड दैट वेरी डे आई डिसाइडेड कि नो आई कैन नॉट टॉलरेट मोर। मैंने कंपनी को कॉल करा, बोला कि सर एज सुन एज, तो कंपनी ने बोला रिलीवर नहीं, बोला ठीक है जहाज मैनेज कर लेंगे, 10 दिन 15 दिन के बाद भेज दीजिएगा रिलीवर, लेकिन साइन ऑफ। सो 2-3 लर्निंग लेसन जो मैं अभी एक चीज़ ले पाया इस चीज़ से। पहली चीज़ तो बहुत लोग कहते हैं कि यार इंडियन क्रू की नहीं सुनता या बहुत हैरेसमेंट करते हैं, बट वहीं पर जनरली मैं भी सेल किया हूँ डिफरेंट नेशनलिटी के साथ, अगर कोई अच्छा सीनियर मिल जाए इंडियंस में तो आपको एक बहुत सपोर्ट रहता है। हाँ गाली भी पड़ती है, हैरेसमेंट भी होता है, चैलेंज है। तो जो लोगों को लगता है कि सिर्फ जूनियर इंजीनियर के टाइम पे होगा, इनके 4th ईयर के पहले कॉन्ट्रैक्ट में हुआ, मेरे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो और अलग लेवल पे लीगेसी मेरा, कि कंपनी को फ़ोन किया कि इसको कहाँ भेज दिया, इसको तो कुछ नहीं आता है। सेकंड थिंग कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली बॉन्डिंग की, अगर आपको बुरे वक्त से निकलना है तो अपने दोस्त बनाइए जहाज पे, राइट, जिनके साथ आप अपने मन की बात शेयर कर सकें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये आजकल जो ये फ़ोन है सबसे बड़ी दिक्कत है, हम फ़ोन के दोस्त बनाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, जहाज पे जो लोग हैं उनसे नहीं। अभी हमारी एक बच्ची शिप पे है, वो बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेज लिख रही है हमारी एक मैम को कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, वो ये बात अगर जहाज पे करेगी उससे ज़्यादा अच्छा आंसर मिलेंगे। वो जिस मैम को करी, शी इज अ क्लास टीचर, शी हैज नेवर बीन ऑन शिप, राइट, एंड दैट गर्ल नोज कि आई विल नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ मैसेजेस, कि आज उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, क्या है, तो नॉर्मल चीज़ है लाइफ में, ये तो यहाँ भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है, यू हैव नॉट सीन दैट लाइफ, यू डोंट नो हाउ रियल टफ लाइफ इज। सो एनीवेज हैविंग सेड दैट, बट मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मेरी अपने जूनियर्स के साथ या साथ वालों के साथ बनती थी और वहाँ मेरा वक्त निकल जाता था। हैड अ बैड डे विद अ सेकंड इंजीनियर, आई हैड अ थर्ड ऑफिसर और अ सेकंड ऑफिसर टू टॉक टू टेक आउट। अपना वेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, मैं जो सेशंस कराता हूँ, मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, वो भी सेशंस कराते हैं, तो ये वो भी कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़ है बात करना। आज जो मेंटल हेल्थ के बारे में शायर 2.0 पर बात होती है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होना चाहिए, सी फेयरर्स के ऊपर इतना बड़ा चर्चा हो रहा है एमओ लेवल पर, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सी फेयरर्स जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए पुराने सी फेयरर्स से आप बात करिए तो उसके टाइम पर चीज़ें बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा टफ थी। सोचिए ना, अभी तो ऑटोमेशन है, आप ECR से बैठ करके पंप चालू कर लेते हैं, ECR से बैठ करके बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं एडजस्ट। उस समय तो दौड़ दौड़ के नीचे जा करके, वो लोग कहते हैं कि ECR ही नहीं था, पूरे गर्मी में 24 मतलब 10 घंटे, कभी कभी बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हो जाते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा ज़माना था। क्यों ज़माना था अच्छा? क्योंकि कहते हैं कि लोग उस समय के जो दोस्त बनते थे, वो जो कठिन समय में दोस्त बनते थे, वो दोस्त आज तक दोस्त हैं। तो वो जो समय का होता है वही बात होता है कि दोस्ती इतनी अच्छी रखिए कि यही तो बात है सर, टफ सिचुएशन में अपने दोस्त ही काम आते हैं, वही बात है। और दोस्ती में ये मत देखिए कि क्या, जैसे कि रैंक नहीं देखिए, राइट, बिल्कुल। जब मैं 4th ईयर था तो मेरे जो ऑयलर थे, मैं वॉच कीपिंग शिप पे था, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी, राइट, तो वहां पर सपोर्ट हो गया आपको, राइट, आपने वही किया। और कई बार मैं एक और चीज बोल लूंगा, कई बार हम लोग ईगो पे ले लेते हैं, राइट। इनकी अच्छी बात क्या है मोहित सर की, मोहित सर कह रहे यार मैं तो बोलता था सर उसे सीख लूंगा। अभी यहाँ पर क्लास MEO क्लास 2 के वीडियो बनाने कहते हैं सर आपसे और विकास से सीखना है। तो जिस आदमी में सीखने की बुकर बोलता है जी मैं कुछ नहीं हूँ, वो मतलब ईगो साइड है, बोलता सीख लो ना। मैं 4th इंजीनियर था, मैं जनरेटर का डिकार कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता पंप करना है, फिटर से सीखा हूँ, आज वो फिटर 3rd इंजीनियर बन गया और मैं आज उनको थैंक यू बोलता हूँ कि बहुत कुछ सीखा आपसे सीखा हूँ। मैं 2nd इंजीनियर था, मेरे 3rd इंजीनियर थे, सीनियर थे दयानंद गिरी सर, वो अभी IMI नोएडा में पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं भी बोलता हूँ सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जनरेटर में बहुत कुछ सिखाया, तो दैट वाज अमेजिंग पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप सीखते रहिए और जिनसे सीखे उनको थैंक यू बोलते रहिए, आपको इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। कोई ये बोले कि यार ये बंदा इसे काम नहीं आता, बट ये ना बोले कि हार्ड वर्किंग नहीं है, ये ना बोले मेहनती नहीं है, ये ना बोले इसका एटीट्यूड खराब है, ये ना बोले ईगोइस्टिक है भरा हुआ, अरे मैं तो 4 साहब हो रहे, मैं तो 3 साहब हूँ, मुझे कैसे कह दिया। उस रैंक को जेब में रख के बैठिए और सीखने के लिए जाइए जहाज पे। आपको सपोर्ट में इतने लोग मिलेंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं लगेगी। एंड प्लीज स्पीक आउट, ये मत सोचिएगा क्योंकि क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा। समटाइम्स यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। अब मैं अपने कैडेट को दोस्त जो था उसको ट्रस्ट करता था, कैसे मैं नाम भूल रहा हूँ यार, नरेश ढाका, TS चाणक्य का था, मैं DMET का था। मैं अपने पूरी जितनी भी अंदर की भड़ास थी अगेंस्ट में, 2nd इंजीनियर अगेंस्ट में, चीफ ईयर, मैं उसके आगे निकालता था, वो कप्तान साहब की निकालता था,
भड़ास निकाली, अगले दिन के लिए फिर तैयार। बीच में गाली गुली पड़ी है, रात को मतलब दोपहर को बिल्कुल मुड़ क्या क्या हुआ, चला बैठते हैं बाहर, बैठते हैं थोड़ी देर यार। वो मेरे को सब आज भी दोस्ती है। सो ये बोलना बहुत ज़रूरी है। ये व्हाट्सएप पे इतनी दूर मैसेज, 1500 किलोमीटर दूर मैसेज, प्रणीत मेहता किसी टीचर से कुछ नहीं होगा, वहीं पर दोस्त बनाइए, जहाँ पे रह के कीजिए एंड स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। और जब कभी लगे कि ऐसी स्थिति आ गई है कि बस यार अब मरना ही बात रह गया, तो बस वहीं पर थम जाओ, बोलो भाई जहाँ से उतार दो, अब नहीं होगा, साइन ऑफ, कहानी खत्म, कुछ नहीं, साइन ऑफ ले लो, नहीं हो रहा है। तो मैं इसलिए उस पिछले वाले 4th ईयर की भी मैं ये रिगार्ड भी करता हूँ उसको, कि उसने जब उससे नहीं होने लगा, क्योंकि मान लीजिए ठीक है लाख खामियां, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, दोस्ती नहीं, मैंने उसको बोला दोस्ती कर, बॉन्डिंग बना लोगों से, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है आपसे नहीं हो पा रहा है। उसने बोल दिया सर उतार दीजिए, लकीली उसने बोल दिया उतार दीजिए, क्योंकि कुछ दुर्घटना होने से पहले कम से कम मेरे को बोल तो दिया कि सर मैंने झंडे खड़े कर दिया, अब उतार दो, आपके पास है, आप सकते हो तो उतार दो। मैं बोला ठीक है भाई। तो उसके बाद अगर कुछ, तो मैंने फिर भी थोड़ा पेशेंस दिखाया कि थोड़ा दिन और देख लेते हैं, तब तक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो अभी सुना है आपको। तो मैंने बोला अब नहीं, इट इज़ ओवर। कैप्टन मेरे को शुरू से बोल रहा था कि ये किस दिन कांड हो जाएगा, तू उतार दे। जब ये बहुत लोग जब कहते हैं कि कई बार कहते हैं ना इंडियंस अच्छे नहीं है, इंडियंस इस मामले में बहुत रिस्ट्रेन वाले होते हैं, जल्दी से नहीं सेट करते, सोचता किसी के पेट पे लातना पड़े। राइट, वेरी करेक्ट। ये भी एक बात है। हम अगर आप मतलब दूसरी नेशनलिटी से सेल कर रहे हैं, ओवर देयर इट इज हायर एंड फायर, दिस इज योर जॉब, यू डू इट। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2nd ईयर इंडियन है, मिल गया, 4th ईयर इंडियन मिल गया, भाई तेरे को सिखाता हूँ यार, वो डांटेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा तेरे को नौकरी से हट साले निकल यहाँ से। बहुत कम होते हैं बट देयर आर लेस। यहाँ पर जनरल रिस्ट्रेन में गेम चलता है, नहीं चल करेंगे, खींचेंगे, जल्दी नहीं होता है। तो ये भी थोड़ा मान के चलिए। एंड हर नेशनलिटी जब एक साथ काम करते हैं तो कुछ कंफर्ट और कुछ खराबियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ भी देखनी जरूरी हैं। हाय गाइस, आई होप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट इज इंस्पायरिंग यू टू मेक योर ओन जर्नी वेरी सक्सेसफुल. For making a successful journey, you need to have a successful career, and for that, I would recommend go visit our website Merchant Navy Decoded, one-stop solution to all your queries, whether you are a Merchant Navy aspirant or whether you are sailing or whether you want to quit. Go explore the website yourself and find out those value-added courses which can make your life very comfortable on ship and make you an asset on board ship as well. जय हिंद, जय भारत, जय माता। तो चलिए मोहित जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आज की डेट में आपके हिसाब से सी फेयरर्स के बड़े पेन्स क्या क्या हैं? कहाँ दिक्कत है मेंटल हेल्थ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आपके हिसाब से, बताइए। अगर सर बात करें तो डिपेंड्स कि अभी मतलब किस आप सिनेरियो में, क्योंकि अब जैसे आप सीनियर हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, तो फैमिली, जब भी मैं डिस्कस करता हूँ लोगों से, तो सबसे पहला कंसर्न अगर कोई बताता है तो पहला कि फैमिली कंसर्न है, क्योंकि फैमिली घर पे अकेली रहे, यहाँ 4 महीने 6 महीने गुजारना है समय, तो वो वहाँ पे कुछ इशू होता है तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रबल हो जाता है। सबसे मेजर नंबर 1 पेन पॉइंट लोग यही बताते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस नहीं, और भी जो क्लासेस की एक्सपीरियंस है के साथ, बाकी लोगों के एक्सपीरियंस के साथ मतलब जोड़ करके इस कहानी को बता रहा हूँ। मतलब ये तो पहला पेन पॉइंट है। दूसरा है कि इसमें अगर कभी कनेक्टिविटी का इशू आ गया, क्योंकि वो जुड़ाव नहीं, क्योंकि अब तो हो गया है कि जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो क्या था कि हफ्ते में एक बार कॉल आएगा वाला हिसाब था। अब तो कॉल जो है हर दिन आता है, हर घंटे आता है। अब उसमें अगर किसी दिन नहीं हुआ या कि 2 दिन नहीं हुआ तो फिर वो बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता है। तो फिर कनेक्टिविटी, पहले तो फैमिली और फिर फैमिली से कनेक्टिविटी, वो इशू हो जाता है, वो पेन पॉइंट है। दूसरा, अभी शोर लीव पर तो बहुत अच्छा आज ही देखा मैंने कि IMO की जो मीटिंग हुई थी, उसने नया अभी वो निकाला है कि मैंडेटरी शोर लीव फॉर सी फेयरर्स, आज ही देखा लिंक्डइन पर। तो अब आपका शोर लीव का जो लोगन बोलते हैं शोर लीव नहीं मिल पाती है, शोर लीव नहीं जा पाते, ये बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट हो गया था कोविड के बाद। खास करके अथॉरिटीज़ को लगने लगा था कि बिना शोर लीव के अगर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो हमारे लिए एडवांटेज है, हमारे लिए एक्स्ट्रा हैंड्स पोर्ट पर भी हैं काम करने के लिए, एक्स्ट्रा हैंड हमेशा मिल रहे हैं, तो कम में भी काम चल जा रहा है। पर वहाँ पर ये मेंटल हेल्थ वाला भी इशू हो जाता है कि लोग अगर बाहर नहीं जा पाते, ज़मीन पर पैर नहीं रख पाते, तो फिर उनके दिमाग पर स्ट्रेस तो पड़ता है ना। काम तो ऑलरेडी है ही, 24 घंटे हम लोग जहाज़ पर हैं ही, कभी भी रेडी हैं ही काम करने के लिए, तो पर उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शोर लीव का बात तो एक फैक्ट है कि जहाजियों के लिए शोर लीव एक पेन पॉइंट है कि शोर लीव मिलना चाहिए, और सबको मतलब बारी बारी से मिलना चाहिए। और सीनियर जो लीडर हैं टीम के, मतलब कैप्टन या चीफ इंजीनियर, उनको देखना चाहिए कि बाकी लोगों को भी, सबको मिले, सेकंड इंजीनियर को भी मिले, चीफ इंजीनियर को खुद भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम सीनियर तो हम नहीं जाएँ, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो बारी बारी करके देख लीजिए, मैनेज करके थोड़ा बहुत महीने में एक बार किसी न किसी जगह पर सबको मिल जाए, वो एक हो जाता है।
उसके बाद तो फिर बाकी सर चीज़ तो बाकी और कोई खास पेन पॉइंट तो यही काम तो अब तो जहाज़ें और एडवांस होने लग गया, ऑटोमेशन तो खूब अच्छा होने लग गया, तो लोगों को थोड़ा सा और जो है चेंज करना पड़ा। जैसे हम लोग अब जैसे स्टार्ट किए थे तो जिस लेवल का मतलब नॉलेज लेकर के गए और वहाँ जा कर के फिर सीखने का, उससे अच्छा कि अगर यहीं से सीख करके जाएं, नॉलेज लेकर के जाएं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पुश करें अपने आप कहीं मर्चेंट नेवी डिकोडेड का प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं बहुत नहीं, सारे पैकेजेस हैं? प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि मैं अवेयरनेस के लिए आपके जो प्लेटफॉर्म का प्रचार तो नहीं कह सकता मैं, अवेयरनेस ठीक है, अच्छा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि अवेयरनेस दे रहा है सीफेयरर्स को। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है आप मत लीजिए, आपको लगता है कि कोई तो है जो दे रहा है, आपको चाहिए तो लो, नहीं अगर फील होता है कि लो, लगता है कि लो तो लो, नहीं लगता है तो मत लो। ऐसा कुछ नहीं है कि लेना ही मैंडेटरी है। मैं तो ये कोई STCW का सर्टिफिकेट तो नहीं है कि इसके बिना जहाज पे नहीं जा सकते, पर वो है कि अगर आपकी इच्छा है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आई मीन वो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़े से और भी तैयार होकर के जा सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। और चूंकि पेन पॉइंट्स की डिस्कस किया आपने, हाँ, और ये था कि बिकॉज कमर्शियल प्रेशर अब थोड़ा सा ज़्यादा आने लग गया है ना, तो आप अब मैं कैसे बताऊं, मैं व्हाट्सएप अगर ऑन करके सोता था रात को तो भी, क्योंकि अब टाइम जोन्स का डिफरेंस है, मैं ऑन करके इसलिए सोता था कि फैमिली का मैसेज आ जाए, तो सुपरिटेंडेंट का मैसेज आता था। अब मैसेज आता तो मुझे लगता है कि घर वालों ने मैसेज कर तो नहीं किया, रात को मैं 2:30 बजे उठ के मैसेज देख रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट ने कुछ लिख करके भेज दिया काम। उसके बाद एंग्जाइटी और उसके बाद ये अरे यार कल इशू हो गया, डिस्कस करना, ये करना, तो फिर नींद का भी इशू है। कैप्टन ने तो नेट ऑफ करके सोना शुरू कर दिया, मतलब नहीं भाई मेरे को रात को ऑफ ऑन कुछ भी होने दो, सुबह देखेंगे अगर। तो अभी पहले इन पॉइंट से बात करते हैं, फिर जूनियर रैंक्स पे आते हैं, याद जी, जी, रखिएगा। जी। तो पहली चीज़ आपने बोली कि फैमिली, तो एक तो चीज़ है जो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पहले जब हफ्ते में एक बार बात होती थी तो सब अच्छा पता चलता था। हाँ हाँ, अब जब रेगुलर बात होती है तो आज बच्चे ने ये कर दिया, आज ये हो गया, आज ये Right, उसको चोट लगी, तो घर की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो भी हमारे पास आती हैं। अब यहाँ पर ये एक गुड थिंग है कि घर की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं, तो पहले आप बिल्कुल आउट रहते बिल्कुल थे। आउट। बट यहाँ पर हम सी फेयरर्स कहीं ना उसे हैंडल नहीं कर पाते। हम लोगों का ब्रेन इस तरह से बना था कि जहाज पे गए तो काम, घर पे आए तो आराम। तो अब ये या कहीं, family। और ये चैलेंज मोहित मैंने भी बहुत फेस किया जहाज के ऊपर। अब यहाँ पर देर आर 2 थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट पीपल, आप बताना कितना सही है। फर्स्ट थिंग, अगर आप ऐसे चीफ इंजीनियर हैं, आप सेकंड इंजीनियर है, घर पे प्रॉब्लम है, चीफ है ना तो कप्तान से डिस्कस कीजिए, सेकंड से डिस्कस कीजिए, सेकंड इंजीनियर है तो भैया चीफ ऑफिसर डिस्कस कीजिए, चीफ एयर से डिस्कस कीजिए, कप्तान है तो भी चीफ एयर से डिस्कस कीजिए, ऑफिसर डिस्कस कीजिए, लेकिन जहाज पे बात जरूर कीजिए। जहाज यार, पे बात कीजिए। पहली बात तो जहाज पे बात कीजिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात सबसे ज़रूरी मैं ये मानता हूँ कि समझना ज़रूरी है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, घर पे पता है प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उसको वैसा ही छोड़ के, हमें लगता है NRE पीरियड पूरा करना, NRE आ गया, वैसी चीज़ें छोड़ के हम जहाज पे चले जाते हैं, और जहाज पे जब आते हैं चीज़ें पीछे से और ख़राब हो जाती हैं। तो कभी कभी 2 चीज़ें, आपका मेंटल बैलेंस बना रहे। तो पहली बात, जब आप आ रहे हैं ये देखिए घर पे चीज़ें सही हैं। हो सकता है कि वाइफ की माता पिता से नहीं बन रही हो सकता है कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर आके घर पे तनाव क्रिएट कर रहा हो सकता है बच्चे की हेल्थ ठीक ना हो और जिस कारण चीज़ें खराब हो रही हो। आपने सब कुछ छोड़ा, बोला भाई मेरा NRI नहीं रुकना चाहिए, मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैमिली, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। So there are times when you have to let go that NRE period, you have to let go that money, so that the family for whom you are earning, they become your topmost priority. I will be honest here on this podcast. Right, sir. 2021 में मई में जब मैं आया तो things were not good at home. एंड मैंने बोला था मुझे उतारो, मेरा तो DC के लिए ऑयल टैंकर का पीरियड भी कंप्लीट, मैंने कहा मुझे उतारो यार, आई हैव टू गो एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ। राइट। एंड मैं सोच के आया था भाई 2 साल मैं जहाज पे नहीं जाऊँगा। इट टर्न्ड आउट टू बी 4.5 years। हमारी अभी बहुत लड़ाई होती है, बट थिंग्स आर बेटर। बट मैं सोच के था 2 साल जाऊंगा ही नहीं, दुनिया गई भाड़ में, पहले यार घर को सेट कर लें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो दीज आर द 2 थिंग्स। इसके अलावा कुछ आप रिकमेंड करते हो तो बताइए, दीज 2 थिंग्स इवन यू रिकमेंड, कि पहले चीज़ें ठीक करो तब जाओ, या कुछ आप ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, मैं सर इस पर अपने जो इसमें यही है कि सर आपकी अपनी प्रायोरिटी आपको सबसे ऊपर रखनी होगी। अब आप ये देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप देखो पैसा आपको क्या हमेशा सपोर्ट करेगा,
या आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। अगर फैमिली के साथ इशू है तो फैमिली को सबसे पहली प्रायोरिटी दो, अगर पैसे का इशू है तो पैसे को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अभी देखिए पैसे का भी इशू एक इशू है। अगर आपने हैवी लोन्स लेके रखे हुए हैं तो आप बिना उस लोन को चुकाए नहीं रह सकते ना। आपका उतना बैकअप नहीं है कि आप उसके बिना आप अपना घर चला लो, आप एक साल बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते ना। तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर तय करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ हमेशा, चाहे आप करियर में किसी भी फेज पर हो, एक चीज़ हमेशा शायद क्लियर होनी चाहिए सबको कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका परिवार होना चाहिए। इसमें बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर एज अ रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, आपने इतने हैवी लोन्स ले रखे हैं कि घर को छोड़ के आपको प्रायोरिटी पैसे को देनी पड़ रही है, सर्टेनली आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ख़राब रही है। राइट, सर्टेनली आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ख़राब रही है। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे हमारी फाइनेंशियल सीरीज़ है, लिंक नीचे आ जाएगा। राजीव कौशिक सर के वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उन्हें देखिए। हर जूनियर इंजीनियर से, छोटी रैंक वाले लोगों से भी रिकमेंड करूंगा, देखिए, कम से कम हम वो गलतियां ना उतराएं। बहुत बार जहाज पे कहा जाता है कि समुद्र का पैसा समुद्र में ही चला जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हम लोग बहुत गलीबल होते हैं, जल्दी लोगों की बातें मान रहते हैं, पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि भाई परिवार को छोड़ो, पहले पैसे को देखें। और पैसा भी क्योंकि ज़रूरी है, तो ये एक चीज़ समझना ज़रूरी है। खर्चे बढ़ाना आसान है, खर्चे कम करना मुश्किल है। तो बहुत जल्दी एकदम से ऐसी चीज़ें मत कीजिए जो कि आप लॉन्ग टर्म में अफोर्ड ना, जब तक कि पैसा उतना ना हो जेब में। प्रवीण सर जो आए थे पॉडकास्ट पर, उनका पॉडकास्ट पूरा देखा था मैंने। उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही थी कि मैंने कभी अपना खर्चे को उतना बढ़ने ही नहीं दिया कि मतलब ना मेरा ना मेरे परिवार का, इस तरह से माइंडसेट ही नहीं उतना बढ़ने दिया कि किसी दिन घूम करके अगर मुझे जहाज़ की नौकरी छोड़ करके वापस आना पड़े और जब उतनी कमाई नहीं हो जितनी आज हो रही है, तो क्या ये परिवार मेरे से फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इतनी कमाई लेकर के आऊँ? बहुत काम की बात है। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में सेल करते हो। आप जहाज पे जाते हो, मजबूरी में जाते हो, फ्रस्ट्रेशन के साथ जाते हो, घर पे चीज़ें ठीक नहीं, और आप जहाज को भी जस्टिफाई नहीं करते। कल को कोई इंजरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, वो और चीज़ें बढ़ सकती हैं, विच इज़ नॉट राइस। तो इसलिए प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक तो हमने सीनियर लेवल बता दिया कि फैमिली कम्स फर्स्ट, उनको इंपॉर्टेंस ये सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एक फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, एक थर्ड ऑफिसर। सीनियर लेवल पर मुझे याद आ रही है कि बहुत सारे डिस्कशंस में सबने ये भी कहा कि लोग जो होते हैं ना बहुत वो हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेसेंट टाइप के। मतलब आप चीफ इंजीनियर हो गए तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए, आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बट ना प्रॉपर प्लानिंग जो चीज़ होती है कि वो प्लानिंग करके ही आप जो है सुकून से अपना जीवन, मतलब जहाज पर अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो जीवन, तो आपको प्लानिंग मतलब आप जूनियर होंगे तो डेफिनेटली आप प्लानिंग तो करते हैं कि हाँ भाई इतने महीने पर ये वो काम करना है, ये करना है, वो करना है। बट हाँ, प्लानिंग के साथ आप किसी भी रैंक पर जाएं, प्लानिंग जरूर करें कि अपने समय को कैसे मतलब मैक्सिमम हम आउटपुट अपना दे सकें, और कैसे ये जगह लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके रखें कि मैं 3 महीने में ये काम कर लेना है, ये करना है, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट करना है। तो प्लानिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फेज है जो कि पेन पॉइंट भी हो सकता है अगर आप प्लान्ड नहीं हो तो। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। तो ये फाइनेंशियल जो एडवाइसेस की बात चल रही है, ये चीज़ आपको समझना है कि चाहे प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ फैमिली, प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ योर ओन पर्सनल ग्रोथ, प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ एज वेल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब अग्री, डन हो गया। अब बात करते हैं, जब आप इतने सारे मेंटल के सेशंस करते हैं, जानते हैं एक फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर है, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं आपके हिसाब से? ये तो सही है सर, बट देखिए अब फोर्थ इंजीनियर और जैसे कि फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, उनकी शिकायतें क्या रहती है? शिकायतें, राइट, वो डायरेक्टली मैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो लोग बोलते हैं मैं वही बताता हूँ। बताइए। मतलब लोगों का कहना है कि मैंने वैसा पिक्चर कभी देखा ही नहीं जैसे पिक्चर मैं देख करके आया था, सोच करके आया था। ये तो जूनियर वाले, सीनियर वाले तो समझ ही जाते हैं कि पिक्चर कुछ अलग है भाई, है ना। मैं जैसा ये देख के आया था प्रोमो, ऐसा पिक्चर है ही नहीं। तो कहते हैं कि 6 on 6 ऑफ करना है, टैंकर्स में बहुत ज़्यादा टफ है वो लेकर के। और ज़्यादा डेक वालों को क्या है कि समय ही नहीं है भाई। एक सेकेंड ऑफिसर था, बड़ा बेचारा मतलब दुखी था इस बात को लेकर के कि मैं कैसे समय निकालूं कि मैं अपने दोस्त बना पाऊं जहाज़ पर, क्योंकि मेरे टैंकर्स में कि मेरे पास तो समय नहीं है। जहाज़ करता है शॉर्ट, ये छोटे छोटे ये पोर्ट्स करता है, छोटे छोटे जल्दी जल्दी पोर्ट आते हैं, मैं जाता हूँ 6 on 6 ऑफ करके
तुरंत जाकर पैसेज प्लान बनाता हूँ, पैसेज प्लान बना के थोड़ी देर सोता हूँ, फिर तुरंत थोड़ी इस पर फैमिली की बात करता हूँ, तुरंत ये तैयारी हो जाता है नेविगेशन वाच, फिर पैसेज प्लानिंग, फिर वो मतलब ही इज सो मतलब घिरा हुआ है टाइम ही नहीं है चीज़ों से कि वो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं जहाज़ पर दोस्त, क्योंकि मैं अपने इस पर जैसे जो बात आपसे कह रहा हूँ वहाँ पर भी यही बात कहता हूँ कि भाई दोस्त बनाओ, बॉन्डिंग करो, अपनी बात करो, क्योंकि ये फैक्ट है। ये मैंने भी रिसर्च किया क्लासेस के पहले कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो लोगों को हेल्प करे, उसके बाद ये साइकोलॉजिस्ट से भी देखा, उन्होंने भी वो भी अपनी क्लासेस में यही सब बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं कि टाइम ही इतना नहीं मिल पा रहा है कि हम और चीज़ों को टाइम, लाइफ इज हेक्टिक, लाइफ हैज बिकम रियली हेक्टिक, 6 on 6 ऑफ 6 on 6 ऑफ रियली टफ है। आपने कितनी बार लाइफ में 6 on 6 ऑफ? मैं तो सर टैंकर बैकग्राउंड से था, पूरा 3rd ईयर तक मैं चाहता हूँ जल्दी से इस रैंक से मुक्ति मिल जाए, 2nd ईयर बन जाऊँ, 6 on 6 ऑफ नहीं करना है, तो ये टफ है। मैंने कभी नहीं किया। हाँ, मैं मतलब ब्लेस्ड रहा हूँ इस मामले में, राइट। और इसलिए जब मैं 2nd ईयर चीफ एयर बना तो आई वांटेड टू इंश्योर कि मेरी जनता कम से कम 6 on 6 ऑफ करे, तो चीफ में तो खासकर, फिर मैं बीच में वॉच पे आ जाता था, ये करता था, बट मुझे सबसे खराब 6, अच्छा आपको क्या लगता है 6 on 6 ऑफ बढ़िया है या 12 on 12 ऑफ बढ़िया है आपके हिसाब से? 12 on 12 ऑफ बढ़िया है ना? तो ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं भी ये बात मानता हूँ साहिल, 12 घंटे पर करा, लेकिन 12 घंटे कम से कम 8 घंटे ढंग से सो तो जाएंगे, सो सकते हैं, राइट। अब यहाँ तो 6 on 6 ऑफ में कितनी बार देखता हूँ 6 on 6 ऑफ में काम करके आए, अब पोर्ट पे पहुंचे फिर से काम करो तो कहीं पर 18 घंटे हो जाते हैं, और उसके बाद जब रेस्टर वर्कर की बात आएगी तो कोई पीएससी वाला ना देख ले, लाल ना देख ले, तो भाई उसको भी मैनेज करो, सब मैनेज करो। तो ये तो मैनेजमेंट भी पूरा गेम चल रहा है, क्या करें बताइए? अभी जिस कंपनी खा रहे हैं उनका अलग चीज़ें हैं, सैलरियाँ बढ़ नहीं रही हैं, मैन पावर बढ़ा नहीं रहे हैं, हेक्टिक लाइफ और ज़्यादा हो गई है। अगर मैं गलत बोल रहा था मुझे बताइए। सही है सर। तो बट इसका सोल्यूशन क्या है? अगर देखिए, अब सोल्यूशन में एक तो है कि एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिए जहाँ पर वो कंपनी आपको ख्याल रखने के लिए तैयार है और बोलती है भैया आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मैन पावर, वो एक्स्ट्रा मैन पावर देगी तो भैया अच्छी कंपनी होगी, तो वहाँ पर वेटिंग, मतलब वहाँ पर भैया प्रमोशंस लोगे भाई, सीधी सी बात है, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। और अगर आप किसी एक नॉमिनल कंपनी में गए जहाँ पर अपने बोले प्रमोशन तो फास्ट ही है, बोलेगा भैया मैं तो तुम्हारा खून चूसूंगा, या मैं गलत बोल रहा हूँ बताइए? बोलेगा भैया मैं तो इतने बंदे अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे प्रॉफिटेबल बनना है, और काम भी आएगा मुझे, और काम भी दबा के आएगा। तो अब बताइए, ये तो दिस इज अ चैलेंज। फिर भी वही बात मैं बोलूँगा सर इसी में भी, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको प्रायोरिटी तय करना होगा। अभी आपको व्हाट एट दिस स्टेज व्हाट डू यू वांट स्टेबिलिटी और यू वांट प्रमोशन, क्या चाहिए अभी, क्या चाहिए आपको, वो देख के, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देख करके, तो प्रायोरिटी तय कीजिए उस समय के लिए। आप इस 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इस चीज़ को, प्रायोरिटी को तय कीजिए कि ना अभी मेरे लिए क्या ज़रूरी है इस समय। क्या मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं अच्छी कंपनी में रह के स्टेबल होकर के, अभी रैंक का एक्सपीरियंस हो गया, पैसा थोड़ा सा और ज़्यादा कमा लूँ, शायद मेरे लोन वगैरह जल्दी क्लियर हो जाए, या फिर मैं अभी क्लास 2 निकाल करके जल्दी से 2nd ईयर प्रमोशन ले लूँ। अच्छा, प्रायोरिटी थोड़ा लोग कन्फ्यूज ना हो जाए, एक 4th और 3rd के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? लेट्स सी, जनरली नॉर्मली शादी नहीं हुई अभी उसकी, राइट, घर पे मान के चलते हैं माता पिता बिल्कुल ठीक हैं या बहनें हैं ख्याल रखने के लिए और कोई बीमारी नहीं है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? मैं तो ये बोलता हूँ सर कि अगर आप इस फील्ड में, मतलब आप देख रहे हो करियर बनाने के लिए, तो एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लीजिए और फटाफट क्लियर कीजिए और फास्टर प्रमोशंस के प्रति जाइए। फास्टर प्रमोशंस, मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपकी एलिजिबिलिटी तय हुई है तो इसका मतलब आपने COC भी निकाला है, तो आप कहीं ना कहीं तो इस लायक एलिजिबल हैं कि आप उस रैंक पर सेल कर सकते हैं। शायद एक रैंक आप रुक जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट आप रुक जाइए, बट ज़्यादा समय बहुत मत इंतजार कीजिए कि अब और समय मैं थोड़ा शायद और सीख लूँ, कंपनी बोल रही है मैट्रिक्स मैच नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत तरह के इश्यूज़ हैं, तो शायद आपको अपने प्रोफेशन से या अपने COC से आपको अपने आप को सेटिस्फाई या जस्टिफाई नहीं करोगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके वो एग्ज़ाम निकाला है, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अपने सेविंग्स लगाए हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करी हैं आपने, राइट। आप घूमने कहीं जा सकते थे उस टाइम पे, आप कोई बड़ा फ्लैट खरीद सकते थे उस पैसे से, या बड़ी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन आपने उस समय सेक्रीफाइस करके, मेहनत करके एग्जाम निकाला है, तो आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, खुद को चीट कर रहे हो अगर आप प्रमोशन, क्योंकि एक ही COC के साथ आप चीफ इंजीनियर के COC के साथ, जब मैं पहली बार गया ना, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है चीफ इंजीनियर की COC के साथ एज ए 2nd इंजीनियर, तो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता था। लोग बोलते थे कि यार आप सीनियर COC के साथ आए हैं तो आप तो ऑनबोर्ड कभी भी प्रमोशन ले लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि यार आई एम एलिजिबल टू गो टू दैट पोजीशन, व्हाई शुड आई नॉट। तो आप देख लीजिए कि एक मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास उतना तो हो कि आप उस रैंक को जस्टिफाई कर सको, लेकिन आपके पास अगर हायर COC है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रमोशन। एंड वंस अगेन, ये सर का मानना है, शायद मेरा मानना भी यही है, बट हर किसी की
प्रायोरिटी अलग अलग होती अलग-अलग होती है, और कुछ गलत और कुछ सही नहीं है। मेरे कुछ दोस्तों ने चुना कि यार हम एक अच्छी कंपनी में सेल करेंगे, उसमें लंबे समय तक सेल करेंगे, प्रमोशन भी उसमें धीरे धीरे लेंगे, नहीं करेंगे, एंड टुडे इवन दे आर हैप्पी, दे आर सेलिंग, और धीरे धीरे उस कंपनी बहुत अच्छी रैंक पे, दे आर हैविंग गुड मनी। साल में 3 महीने 6 महीने 3 महीने सेल, 3 मंथ्स ऑन 3 मंथ्स ऑफ, फिर 3 मंथ्स ऑन 3 मंथ्स ऑन, दे आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ। सो यू हैव टू चूज योर प्रायोरिटीज एंड देन यू शुड नॉट रिग्रेट। रिग्रेट भी नहीं। चैलेंज तब आता है, आपकी प्रायोरिटी थी फास्टर प्रमोशंस, आप एक कंपनी में चले गए जहां पर स्लो प्रमोशंस, और आप फिर वहीं पर टिके रहे, और फिर बाद में बोला भाई यार मैं तो 4th ईयर के 6 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, मुझे पहले छोड़ देना चाहिए था। दैट इज द इशू। एक चीज़ और है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को तो रेडी रखिए, आप एग्ज़ाम तो निकाल, क्योंकि आप तो जब सेल करते जाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी तो होती जाएगी, तो एग्ज़ाम को पीछे मत ढकेलिए कि मैं अरे यार कंपनी तो प्रमोशन देगी नहीं, एग्ज़ाम देकर क्या करना है, एग्ज़ाम निकाल के क्या करना है, ये तो मैं यहाँ ही रहने वाला हूँ, यहीं जीवन कटने वाला है, तो मैं एग्ज़ाम क्यों दूँ? यू नेवर नो व्हेन द राइट टाइम विल कम। अच्छी ओनरशिप कंपनीज में भी ऐसा मौका आया जब उनको सीनियर लोगों की जरूरत पड़ी और उन्होंने कम एक्सपीरियंस वालों के साथ भी प्रमोशन दे दिया। मेरे केस में हुआ है यार, मैं लास्ट शिप पे चीफ इंजीनियर था, मेरे साथ सेकंड साहब थे, मैट्रिक्स में फिट नहीं थे, कितने सालों सेल कर रहे थे, वो सेकंड में ही सेल कर रहे थे, 50-60 मंथ का एक्सपीरियंस था। मैंने बोला मुझे उतरना है, चीफ ईयर को मिल नहीं रहा, उनका जैकपॉट लोगों ने चीफ ईयर बना देगा, फिर टेस्ट में उनके साथ। So sometimes opportunities do come and you have to grab them, but for that you have to be ready with the CEOs and everything. So ये एक प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है। तो जहाँ तक यार 6 on 6 ऑफ की बात है, प्रे टू गॉड दैट यू गेट गुड लीडर्स जो कि तुम्हारा ख्याल रखें, बिकॉज मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली मानता हूँ कि 6 on 6 ऑफ इज नॉट गुड। आई होप अगर कोई लोग सुन के कंपनीज 12 on 12 ऑफ भी कर दें तो कम से कम 8-9 घंटे की तो पूरी नींद मिले। और ऐसे बहुत लोग हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे ऑन और 6 घंटे ऑफ में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो नींद भी पूरी नहीं होती, पूरी थकान रहती है। 3 घंटे की नींद से क्या होता है, 4 घंटे की नींद से पहले उठो लेट जाओ, तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। फिर वो एनर्जी नहीं रहती है कि कुछ अच्छा मतलब कर पाए, आप ज़ॉम्बी खींच रहे हैं बस। अगर 1 महीने बाद तो आप ज़ॉम्बी बन जाते हो शिप के ऊपर यार, 1 महीने के बाद तो you're a zombie on board ship. And I do not know how people gather that courage कि 6 on 6 ऑफ एक महीना 1.5 महीना चल रहा है जहाज के ऊपर, and I've seen that happening on a few ships and it is एक बार हुआ है, pathetic, it is pathetic। आपके साथ भी हुआ एक जहाज पे? एक जहाज टेक ओवर किया था हमने, तो उस टाइम पे सेकेंड ईयर वाज इन डे वर्क क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो एंड कंपनी से मैनेजमेंट से लोग आए हुए थे, सब लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम करने का, तो मैं और 4 साहब 6 on 6 ऑफ एक महीना बाद सेकेंड ईयर आई थिंक ही रियलाइज कि नहीं इन लोग का बहुत ज़्यादा खींच रहा है, देन ही केम ऑन वॉच। नहीं, उसने बड़ा साहब को बोला कि सर मैं वॉच पे आऊँगा, ज़्यादा हो रहा है, तब उसके बाद से चीज़ें चेंज हुई। हम लोग तो बोलते रहते थे बट तो चलिए थैंक यू उस लीडर को यार जिसने चलो 1 महीने बाद रियलाइज तो किया, realized. बिकॉज आई वाज ऑन वन ऑफ द शिप्स, वहाँ पर सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर मैं भूल नहीं सकता, 1.5 महीने से लगातार 6 on 6 ऑफ कर रहे हैं। एंड कुछ ऐसी वॉइस थी कि नीचे भी चल रही थी, तो मैं जाके 4 to 8 वॉच करता था, जाके बीच में कुछ नहीं करता था, 32 साहब के साथ बैठ जाता था, उनके साथ थोड़ा टाइम पास हो जाता था, थोड़े मैनुअल पढ़ लिया, कुछ लेटेस्ट देख लिया, बट वो 4 घंटे के आराम से थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता। आइडियली मुझे सुबह का 4 to 8 करना था, बट यार मैं वहाँ लेजी था, क्योंकि वो 4 to 8 करके 4th और 3rd को ज़्यादा आराम मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट यार वो मैं नहीं कर पाया कमिट, आई बी डेड ऑनेस्ट आउट हेयर। बट जब कप्तान साहब कर बोले यार दे आर ट्रेन फॉर दैट, नॉट माई जॉब, दे हैव टू डू इट। सो अगेन दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स एंड नो ऑफेंस टू दैट, नो ऑफेंस टू दैट। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। लेकिन जब कभी लगे कि जब बहुत ज़्यादा हो रहा है, पुट योर फुट डाउन, पुट योर फुट डाउन इन पेन एंड पेपर, ऑन इन राइटिंग, डोंट डू एनीथिंग जो कि कल को कमिट करके बोले भाई गलत हो गया, गलत नहीं हो गया। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, देन विल एंड दिस पॉडकास्ट विच हैज़ बीन वेरी गुड। कितना आपको लगता है जो बुलिंग और हैरेसमेंट होता है इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग पीपल और इट इज़ बिकॉज कि आपको काम नहीं आता? आपको कब कब लगा कि काम नहीं आने से हैरेसमेंट बुलिंग ज़्यादा हुई, या काम आता था उसके बाद भी हैरेसमेंट बुलिंग हुई? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? नहीं, काम आने पर कोई हैरेस नहीं करता, आई डोंट थिंक, मेरे केस में तो नहीं हुआ। आई डिनाई दिस कि काम आपको आना चाहिए। आओ बोलो बोलो बोलो। अगर आपको काम आता है तो शायद आपकी उतनी खींची नहीं जाएगी, बट देखिए अब ये इस पर दोनों चीज़ें हैं। इस पर ये भी है कि काम आने के लिए आपको काम सीखना भी तो होगा, वो वैसा काम जैसे कि आप, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं फिर बैठा है कोई जो कि कह रहा है कि नहीं सर काम आने के बाद भी हैरेसमेंट बुलिंग होती है। मे भी सबका अपना, दिस इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। देखिए सब्जेक्टिव एक एक्सपीरियंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव मतलब जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस। अब सब्जेक्टिव डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एक सेम रैंक पर आपको शायद
उस तरह का माहौल मिल रहा कि जहाँ पर वैसा हो सकता है। बट गिवन माय सिनेरियो मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, क्योंकि देखिए चीज़ ये है कि अगर मैं 5th ईयर में उतना इफेक्टिवली ट्रेंड होता, या मैं शायद अपने आप को उतना रेडी कर पाता कि मैं 4th ईयर में मुझे गाली नहीं पड़नी होती, तो शायद 4th ईयर में मैं ज़्यादा इफेक्टिव काम कर पाता। तो इसलिए आपको सिनेरियोज भी उस तरह से मिलने चाहिए ना कि आप अच्छे से और सीख पाओ। कभी ऐसा हुआ 2nd ईयर के टाइम पे कि जब लगा कि यार बहुत ज़्यादा हो गया है, और कभी हुआ ऐसा कि यार हैरेसमेंट बुलिंग, और आपने वहीं पर पुट स्टॉप गैप लगाया कि नो आई विल नॉट टॉलरेट दिस, ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। मतलब कि आप 2nd ईयर बन गए, चीफ ईयर मिल गया, कोई बहुत खराब मिल गया? वैसा नहीं, मुझे वैसा कभी नहीं मिला, मुझे मिला ही नहीं सर। मेरे साथ हुआ है। सो जब कोई ये कहता है कि काम आता है, उसके पहले बता, काम आता है सब्जेक्टिव है। आपको लगता है कि काम आता है, राइट, दूसरे को लगता ही नहीं लगता, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। राइट। अब पीछे ऋतिक बैठा, ऋतिक बोल रहा है मुझे को सब आता है, मैं बोलूँ ऋतिक तेरे को नहीं आता है, तो सब्जेक्टिव है। तो अगेन बट देयर इज अ चांस। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई रियली डिड नॉट नो वर्क, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शैटर्ड और डाउन था। तो उस टाइम पे जब कोई मेरे को कुछ कहता था, मेरे पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं होता था, और मैं बड़ा चोटता था। देन देयर केम अ टाइम जब मेरे को काम आता था। मुझे ये पता था कि अगर ये बंदा नहीं होगा तो भी मैं जहाज चला के ले जाऊंगा। दैट कॉन्फिडेंस वॉज देयर। सो अगर उस टाइम पे किसी ने कुछ बोला है तो आई हैव देन एंड देयर गिवन बैक। एंड जब आपने एक बार दिया तो सामने वाले को पता है कि ही हैज द करेज इवन टू स्पीक बैक एंड टॉक बैक। बट अगेन इसमें बस मैं कहना चाहूँगा कि मेरी तरह रूड मत बनिएगा कि अरे ये वो फलाना ढिमकाना। उसको सही तरीके से हैंडल करना भी ज़रूरी है कि आप रिटर्न में कीजिए या सही तरीके से कीजिए। मैं अपना एक स्टोरी शेयर करता हूँ। आई वॉज अ 2nd इंजीनियर ऑन वन ऑफ द शिप्स। तो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कैप्टन साहब आए। मैं आज शेयर कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट कैप्टन साहब आए। तो उसी दिन मेरी चीफ ऑफिसर से किसी बात पे बहसा-बहसी हो गई। मैं काम कर रहा हूँ और वो चीफ ऑफिसर आके, आज वो चीफ ऑफिसर कैप्टन है और मेरे उनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। उस टाइम पे आई थॉट कि मुझे फिक्र नहीं कर रहे हैं। अरे एक दिन मैं कुछ काम कर रहा, मुझे कह रहे प्रणीत, वो चीफ ऑफिसर मुझे कह रहे, मैं 2nd ईयर हूँ, डू यू नो हाउ मच मैन पावर इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मच टाइम यू हैव गिवन फॉर दिस प्रॉब्लम? मैंने बोला आप कर सकते हो, आप आके कर लो, मुझे ये सब मत बताइए। मैं इंजन रूम छोड़ के यहाँ पर आके ऊपर आके काम कर रहा हूँ। डू यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम? इफ यू डू नॉट नो डोंट कम एंड मेस विद मी। राइट। एंड आई स्टॉप्ड हिम देयर एंड देन। नहीं करता, चीज़ और बढ़ती। लेकिन वो कैप्टन साहब नए नए आए थे, उन्होंने सुना ये चीज़ कि ये तो जवाब दे रहा है। अब नई चीज़ निकल के आती है। तो कप्तान साहब एक दिन इंजन रूम राउंड पे आते हैं। चीज़ें बेटर हो रही थी, जिस जहाज पे मैं गया था उन्हें अभी 1 महीना हुआ था, चीज़ें बेटर हो रही थी, बट चीज़ें थोड़ी ख़राब भी थी। उन्होंने राउंड लिया और ब्रिज पे सारे इंजीनियर्स और डेक क्रू को बुलाया। अच्छा। अब अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आप सबकी कमियां बताइए और सही तरीके से बताइए, नो वरीज। आपने सारे डेक क्रू को खड़ा करा और एक एक करके इंजन साइड से शुरू करा। जूनियर इंजीनियर, योर कैबिन वाज सो डैम डर्टी एंड हाउ डेयर यू डू दैट, and I can see smokes on the, and now you're creating a rift between deck and engine, Yes. which is bad माहौल के लिए। क्योंकि जो थोड़ा मुस्कुरा रहा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अभी मुस्कुराएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हमारा माहौल खराब होगा। राइट। उससे मैं सारे राज शेयर करता हूँ जो मुस्कुरा रहा है अभी, और उसको नहीं पता कि मुझे खराब लग रहा है अभी, तो कल को मेरा रिश्ता और जहाज पे माहौल खराब होगा। अगली बार जब नीचे इंजन रूम में उनको डेक पे इंजन रूम का काम चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं है मेरे पास मैन पावर, जो अभी तक माहौल बहुत अच्छा था, खराब हो जाएगा। फिर वो पहुंचे 4th ईयर पे, 4th ईयर के लिए कुछ कुछ बोला, ये अब मशीनरी बात है, 3rd ईयर को कुछ कुछ बोला। 32 साहब सीनियर थे, 32 साहब को बोला। एंड देन आई गेस ही हैड टू कम टू मी। द मोमेंट ही केम टू मी एंड आई ब्लास्टेड इन ब्रिज, he was just taken in a shock and because I guess nobody had ever done that to him ever in his life। और मैंने वहीं पर बोला all engineers come right now down below, I have to talk to you कि आज हमारी इज्जत कैसे गई यहाँ पे, बट अगली बार नहीं होगा, I'll make sure। और मैंने बोला don't ever talk to me like that in front of other people, and everything ended there and then। वो दिन मैं उसके कभी उनसे बात ही नहीं करी। फिर वो माहौल ख़राब होता है, फिर एक बार ख़राब हो जाती, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, एंड फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। राइट। तो समटाइम्स इन लाइफ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गिव बैक। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। सोचिए कि अगर वो मुझे भी बोलते थे, शायद हो सकता बड़ा सा वॉज अ वेरी जेंटलमैन, शायद उनको ही बोल देते, तो उसके बाद तो कहानी खत्म थी। द होल डिपार्टमेंट बोल कि हमारे लिए कौन स्टैंड लेगा कि भैया ऐसे करके हमारे सामने बात करी। समबडी वुड हैव शुड हैव डन दैट, एंड आई वाज लकी enough that I was मैनेजमेंट लेवल 2nd इंजीनियर एंड आई हैड द करेज। देखी जाएगी यार क्या काम आता है, और एक जहाज की खराब परफॉर्मेंस से कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं पड़ेगा, तुम कर लो जो करना है। एंड देन माई वर्क स्पोक।
आई एंश्योर्ड, मैंने बोला 1 महीने का टाइम चाहिए, एंड 1 महीने के अंदर वी मेड श्योर दैट इंडियन टीम वाज ओके, एंड मैंने बोला बड़ा साहब जाके बोल दी जब आके राउंड लेना है तब ले लें आके, कहानी खत्म है। बट आपका काम बोलेगा। और बट एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर से कहना चाहूँगा, हैरेसमेंट और बुलिंग के अंदर पहली बात अपना काम सीखिए। आप अग्री करते हैं सर? कॉम्पिटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज लर्न टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देर कैन बी डिफरेंट वेज, समटाइम्स मेरी तरह गुस्सा करके हो सकता है, जो कि मैं सही नहीं मानता हूँ। आई थिंक जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़े, दे नो व्हेन टू से, हाउ टू से एंड वेयर टू से, दे आर वेरी स्मार्ट। इसलिए मैंने बोला मेरे अंदर मैच्योरिटी की कमी है। आई बिलीव आई नीड टू बिकम मोर स्मार्टर, सो दे स्पीक वेरी वेल। एंड समबडी अगर मेरी जगह कोई बहुत स्मार्ट होता है, ही वुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, ही वुड स्पोकन इन मच बेटर वे कि this is not the right way, captain, that way you are dealing with us, that all the deck, do you think that your whole deck is in a very good state? Do you think so? Yeah, something like that, that you are only demeaning one part of the department, others are watching, something like that. और मैं again when I am saying this, it is not to offend any department. I hope डेक और इंजन एक होता है, नहीं तो जहाज चल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। बट मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कहाँ पर हैरेसमेंट और बुलिंग को फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। डोंट टेक इट अदरवाइज एवर। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत कि डेक वाले ऐसा करते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया हमेशा सुनेंगे कि डेक और इंजन इज ऑलवेज वन, नहीं तो कभी जहाज पे माहौल बनेगा ही नहीं। एंड समटाइम्स वन बैड लीडर, 2 बैड लीडर्स पूरा माहौल खराब कर सकते हैं, राइट? इसी पर लीडरशिप पर भी जो है क्लासेस होती हैं, इंजीनियर रूम रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो क्लासेस होती हैं, उसमें एक अलग पूरा मॉड्यूल है, लीडरशिप का मॉड्यूल है। तो उसमें लीडरशिप कैसे डिफाइन करता है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग जो होती है, टीम जो अगर बनती है तो उसमें टीम कैसे बनेगी, टीम क्या करेगी, टीम को में कौन सा आदमी क्या करेगा, टीम से कैसे कम्युनिकेट करना है, इसका पूरा जिम्मेदारी लीडरशिप के ऊपर है। तो लीडरशिप आपको मोटिवेट कर सकती है, लीडरशिप आपसे बहुत चैलेंजिंग काम भी करवा सकती है, और लीडरशिप आपको डिमोटिवेट भी कर सकती है। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और एक होता है डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जैसे मकान बना रहे हैं ना, तो आपने किसी जूनियर को इस तरह का फीडबैक दिया कि वो एक माला दर माला जो है ना आगे चढ़ता गया, मकान बड़ा हो गया, ठीक है, 10 मंजिल की मकान तक बन गया। और डिस्ट्रक्टिव फीडबैक, एक मकान जो बिल्कुल अभी खड़ा ही हो रहा था उसको आपने गिरा दिया, मतलब अब वो शायद उठ के दूसरा फिर से नया नींव खड़ा होकर उसको नया मकान बनाना पड़ेगा। दैट इज डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। वो लीडर कर सकता है। मोटिवेशन बोलते हैं लोग, मोटिवेशन जो है ना, आपको सेम चीज़, अगर क्यों लीडरशिप पर मोटिवेशन, ये एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूँ अपने क्लास में भी। मान लीजिए आपका साइन ऑफ नहीं हो रहा है, आप हैं क्रू से, आपको 3rd इंजीनियर ने बोला, 4th इंजीनियर ने बोला, इवन 2nd इंजीनियर तक ने बोल दिया कि भाई साइन ऑफ तो अगले पोर्ट पे ही हो पाएगा, अभी तो ये नहीं है, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस है, कंपनी ने मैसेज भी किया है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि साइन ऑफ नहीं मिल सकता। सेम चीज़ अगर बड़ा साहब बोल दें, भाई आई विल इंश्योर कि यू आर गेटिंग साइन ऑफ इन द नेक्स्ट पोर्ट, ही विल बी मोर मोटिवेटेड, मोर रिलैक्स्ड, बहुत अलग तरीके। तो लीडरशिप एक ही चीज़ को एक अलग मकाम तक पहुंचा सकती है। मतलब योर मोटिवेशन लेवल कैन लीप ग्रो विथ लीप एंड बाउंड्स if you are motivated by a leader. So that is what leadership is actually. So leadership should always look for constructive, मतलब constructing the team and giving constructive feedback to the team, जैसे कि उनका मोरल हाई रहे। काम जो है एक चैलेंजिंग से चैलेंजिंग काम एक लीडर करा सकता है अगर वो टीम को जोड़ करके रख सके। मेरे अंदर आपसे अगर पूछा जाए, चलो इसको एंड यहाँ से करते हैं, आपसे अंदर पूछा जाए तो लीडरशिप में क्या क्या कमी है आपके अंदर, और मैं अपनी कमी बताऊँ। अच्छा छोड़ते हैं, आप बताइए एज ए लीडर आपके अंदर क्या क्या कमी है, मैं अपनी बताऊँगा। मुझे अच्छा लगता है अपनी कमियां बताना। कमियां मतलब एक कमी चलिए बताइए अपनी। अब जैसे आप बोलते हैं कि आई कैन पुट माई फुट डाउन, आई कैन नॉट डू इट ऑलवेज, आई जस्ट कैन नॉट डू इट ऑलवेज। मतलब आई नीड टू गैदर अ लॉट ऑफ करेज टू पुट माई फुट डाउन। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, मतलब अगर किसी को सामने से जवाब देना है उसके लिए मुझे बहुत, अगर सिचुएशन बहुत ख़राब होगी तभी हो सकता है। भाई मेरे साथ जनरल नहीं हो सकता। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैं हर जगह जाके फुट डाउन कर देते, नहीं होता। मैं तो एक्टिवा पे जब जा रहा होता हूँ, सामने से कोई रोड साइड से गलत आ रहा होता है तो मेरी, अगर मैं बोलता हूँ सॉरी भाई मेरी गलती, कहता है वो कहता है मेरी गलती है, गलत साइड से मैं गलती मेरी है भाई, होल बॉडी से गुड एंड बैड। बहुत जिगरा चाहिए होता है, बट जहाँ पर टीम की बात आ जाती है वहाँ पे तो बोलना जरूरी है। तब वहाँ पर नहीं बोलेंगे तो कल को वो लोग मेरे काम, टीम बोलेगा कि तुम कैसे गधे लीडर हो, वो काम नहीं करेंगे मेरे लिए, बोलेंगे तो सुनता ही नहीं है। और मजे की बात है, जब हम 4th 3rd थे, हमने भी ऐसे अपने लीडर्स का मजाक उड़ाया था। अरे हाँ, बड़ा सब। तो ये दिक्कत है, बात वहाँ पर अच्छे लीडर की नहीं, वहाँ बात इज्जत की है।
अगर नहीं बोलेंगे तो कल को जूनियर इज्जत नहीं करेगा, Right. बोलेगा फिर तो अपनी बात जैसे कही वही नहीं है। बात होगी ना सर कि लोग कहते हैं कि ये फेवर कर रहे हैं, तो फेवर आपको एज ए लीडर कभी भी ये नहीं करना है कि कभी आप चाहे कितना ही आपका भाई ही क्यों नहीं हो, आपको जहाज पर या कहीं भी आप लीडरशिप रोल में हैं, तो आप उस सीट पर बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ पर आप फेवर नहीं कर सकते किसी को। आप सबको एक ही तराजू पर तौलिएगा, क्योंकि आपका काम है वो कि आप उस सीट पर एज ए चीफ इंजीनियर कुर्सी पर अपने नाम की वजह से, आप अपने नाम की वजह से नहीं बैठे हैं, क्योंकि आपको ओहदा इसलिए दिया गया है क्योंकि आपने उसके लिए जो है आप इस रैंक तक पहुंचे, इस सेक्रीफाइस करके पहुंचे। वो 4 पट्टी इसलिए आप लगाते हैं क्योंकि आप सबको एक बराबर देखने का मतलब वो रखते हैं, एक एक्सपीरियंस, वो चश्मा रखते हैं। यू कैन सी एवरीबडी विथ द सेम लेवल कैलिबर, सबका कैलिबर आप जज करके तब आप उसको काम दे सकते हैं या उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। इसलिए आपको वो बनाया गया, डिसीजन मेकर हो आप। तो वो कहीं कहीं पर मुझे हेल्प चाहिए रहता है कि मे बी बिकॉज आई नीड मोर एक्सपीरियंस इन द रैंक टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्यूमेन, कि उतना समझ डेवलप करने के लिए शायद। बट हाँ, मैं जहाँ पर जिससे मदद होती है हाथ जोड़ के मदद मांग लेता हूँ, भाई मुझे नहीं आ रहा। सेकंड ईयर मेरा सीनियर था, तो लास्ट शिप पे काफ़ी सीनियर आदमी था, 50-55 साल का आदमी था, तो मैं उसके साथ हर प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता था। इवन कि मतलब छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी, ऐसा ऐसा मैसेज आया सुपरिटेंडेंट का, बता दे क्या करना है, बताइए आप बताइए, तो वो ऐसे ऐसे सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते, बट इट इज़ योर कॉल। वो भी बड़ा अच्छा आदमी था, वो कहता था कि आपका कॉल है, लास्टली मतलब क्या सोचते हो आप कर लो। मतलब ही नेवर सेड कि दिस शुड बी डन, या ये करना चाहिए, ये सेड। तो उसमें मेरे को ना बहुत क्लैरिटी पिक्चर, 2-3 ऑप्शन तो इसने दे दिए मेरे। अब इसमें मैं अपना इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। आप इस मामले में अच्छे लीडर हो कि आपको अपने लोगों की स्ट्रेंथ पता है और आप उनसे उनका बेस्ट निकलवा लेते हैं और उनको निकलवाने की कोशिश तो करता करते हैं और उनको वैल्यूएबली फील करा देते हैं। वैल्यूएबल फील जरूर कराता हूँ मैं, लोगों को वैल्यूएबल जरूर फील कराता हूँ। ये तो मैं समझ मतलब गया। बड़ा सा आ करके आपके साथ बैठ के मतलब आपसे सीख पढ़ सकते हैं। मैं एसटीपी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं थर्ड ईयर को पकड़ लिया। भाई मैं नया नया अभी ज्वाइन किया हूँ, 2 दिन पहले कंपनी ने बोला पूरा डिफेक्ट लिस्ट बना करके दे दो कि पुराना जहाज है, प्रॉब्लम शुरू होने लगे पहले दिन से, यूरोप में है जहाज। तो कंपनी ने बोला इतने सारे प्रॉब्लम थे हमें पता ही नहीं है। मैं बोला ठीक है, तो आप उन्हें बोला कि ठीक है आप बड़ा सब जाइए डिफेक्ट लिस्ट बनाइए। तो डिफेक्ट हज़ारों डिफेक्ट निकल के आ गए। मैं 10 बार और खूब खोज के डिफेक्ट में बोला भाई चलो सब लोग आ जाओ, पूरा टीम आ जाओ, डिफेक्ट लिखवाओ मेरे को, डिफेक्ट लिख। अच्छा यहाँ पे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कुछ अलग टाइप का सिस्टम है। तो थर्ड ईयर को बैठा लिया, भाई तू समझा मुझे ये कैसे काम करता है, तू समझा दे, तू मेरे को नहीं आ रहा है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आई गेस लीडरशिप का एक लेसन ये है जो सर ने बताया, जो अच्छा इनके अंदर है कि भैया मैं लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ, वैल्यूएबल फील कराता हूँ। और इन्होंने नेगेटिव बोला कि मैं कहीं बार फुट डाउन नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर लीडरशिप में कमी है, मुझे लगता है कि पेशेंस नहीं है मेरे में। मुझे लगता है कि पेशेंस की बहुत कमी है मेरे अंदर। अगर मुझे किसी को बोलना है, मैं थोड़ा सोच के मैं अंदर रख नहीं सकता हूँ, मुझे निकालना ही है, और वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। थोड़ा सा सब्र का बांध की कमी है। सो इस पर मैं काम करूँगा। आप लोग बताइए आपको किस में काम करना है। होप इस पॉडकास्ट से तो मुझे लगता है बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस निकलेंगी, अमेजिंग रील निकलेगी और अलग अलग वे में डलेगी। कमियां तो सब में हैं, बस इस पर काम करते चलना है, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लर्निंग करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सारी बात करी हैरेसमेंट बुलिंग पे। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहा है इंटेंट को समझिएगा, राइट। ऑफेंडेड मत फील कीजिएगा। अगर आप इंटेंट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वी ऑल आर एक ही साथ हैं। Right. हम कोई डेक नहीं है, कोई इंजन नहीं है, हम सी फेयरर्स हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय माता दी।